भारतीय न्याय संहिता 2023 नया एक्ट लाया गया और इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि जो ट्रेनी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो लॉ एक्सपर्ट हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, उन तीनों को इसका फ़ायदा मिले। इसमें हम पूरी किताब समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने इसको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बांटा है। जैसा कि पिछली बार मैंने पहले 2 जो वीडियो बनाए उनके अंदर मैंने कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 क्लियर कर दिया है। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190 को क्लियर कर दिया है और अनलॉफुल असेंबली 189 को क्लियर कर। आज इस दंड संहिता का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61। पहले ही इंडियन पिनल कोड में इस सेक्शन को 120A और 120B के तहत जाना जाता था, लेकिन नया एक्ट आने से, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके आने से इस एक्ट में अब नया सेक्शन 61 है और ये आने वाले सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है, चाहे लॉ एक्सपर्ट, लॉ जो भी लॉ को फील्ड में डील करता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन 61। पुराना 120 था, 120A था, उसको हम भूल जाते हैं, अब केवल सेक्शन 61 का आता है। सेक्शन 61 इसका नंबर है सेक्शन का, लेकिन इसको कहा जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे बड़ी बात है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये वर्ड क्या है। कॉन्स्पिरेसी वर्ड को कहाँ से लिया गया है। कॉन्स्पिरेसी जो वर्ड है वो उसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो टू प्लॉट और टू स्कीम टुगेदर और स्कीम टुगेदर। कहने का मीनिंग ये है, एक या तो प्लॉट हो इसके अंदर, अर्थात कोई विचार या घटना, कोई संरचना बनाई जाए किसी प्लॉट की, और दूसरा हो स्कीम टुगेदर और उसको बनाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाए। तो जब ऐसा कोई काम करता है तो ये क्या होता है, उसमें वो जब दोनों मिलकर ये करते हैं तो वो कहता था जॉइंट पार्टिसिपेशन। तो इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कॉन्स्पिरेसी के लिए जॉइंट पार्टिसिपेशन, कि इसमें ये जो है जॉइंट पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ऐसा स्कीम ऑफ और ए प्लॉट। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है, जब कोई आदमी कोई षड्यंत्र रचता है या कोई योजना बनाता है। और किस लिए योजना बनाता है? देखिए, अच्छे काम की योजना होती है और बुरे काम की। हम जो भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं, ये केवल ऑफेंस के बारे में या अपराध के बारे में बताती है। तो यहाँ षड्यंत्र से मूल रूप ऐसे रूप से है जो आपराधिक प्रवृत्तियां हो, तो ये षड्यंत्र आपराधिक होना चाहिए। अब तो प्लॉट हमने बताया सबसे पहले कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया प्लॉट प्लस स्कीम। प्लॉट और स्कीम को जो बनाने वाले हैं वो जो है कॉन्स्पिरेटर कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो डेफिनेशन किताब के अंदर दी हुई है, जो किताब में डेफिनेशन दी है उस परिभाषा से परिचित होते हैं। तो वो परिभाषा, ये तो एक बहुत बेसिक था कि बच्चा समझाने के लिए कॉन्स्पिरेसी क्या है, लेकिन जो लॉ कहता है जिसका यूज़ होना है और जो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, अब उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि हमें न्यायालय में एक एडवोकेट का काम होता है, उसे ये सिद्ध करना होता है कि उसके क्लाइंट को जो पकड़ा गया है वो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है। तो एक एडवोकेट को सिद्ध करना है कि कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है। एक पुलिस ऑफिशियल को यह सिद्ध करना होता है कि मुलजिम कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तीनों के एंगल अलग है। एक जुडिशियल ऑफिसर को यह देखना होता है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी। तो तीनों के वर्क करने का डिजाइन अलग अलग है। लेकिन एक स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट को ज्ञान अर्जन करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है और इसको अंदर जो दंड मिलेगा क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक बात याद रखें,
एक आदमी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप से कॉन्स्पिरेसी होती ही नहीं है। जब अपने आप से काम करते हैं तो आप अपने मन से बात करते हैं। आपका मन आपके शरीर में है, तो शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसको कॉन्स्पिरेसी प्लॉट नहीं कह सकते, स्कीम नहीं कह सकते। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए सबसे पहला बेसिक इंग्रेडिएंट है कि एक व्यक्ति और होना चाहिए। एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा व्यक्ति। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा व्यक्ति हो। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है, अकेला आदमी है, सिंगल आदमी है, तो कॉन्स्पिरेसी की सजा उसे नहीं दी जा सकती। तो कॉन्स्पिरेसी में सजा है, ये ध्यान रखें कि व्यक्ति एक से ज्यादा होने चाहिए, अर्थात 2 हो या 2 से ज्यादा। ज्यादा की संख्या कोई डिसाइड नहीं है, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन सिंगल आदमी को कॉन्स्पिरेसी में सजा नहीं दी जा सकती। तो नंबर 1, 2 से अधिक आदमी, 2 या 2 से अधिक आदमी होने चाहिए, मतलब कॉन्स्पिरेटर होने चाहिए। दूसरी बात, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं जो किताब में दी है, उसको भी समझे जरा सा। When 2 or more, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति more persons agree with the common object to do or cause to be done। क्या है कहना चाहता है? जब 2 व्यक्ति क्या करें, एग्री हो, एग्रीमेंट करें। इन चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं किसी भी सेक्शन से। यदि हमें बेसिक एलिमेंट्स का फंडा क्लियर हो तो हम एक्सपर्ट हो सकते हैं या हमारी कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन अगर बेसिक एलिमेंट समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहला एलिमेंट था कि 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? दूसरा एलिमेंट है हमारा कि वो जो है उस योजना के लिए एग्रीमेंट करें, अर्थात आपसी मशवरा, सलाह या प्लॉट की रचना करें। कोई एग्रीमेंट, एग्री हो जाए उसके लिए या सहमत हो जाए। उनकी व्यक्तिगत सहमति, आपसी सहमति जरूरी है। एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, और क्या हो, उनका ऑब्जेक्ट जो हो कॉमन हो। तो 3-5 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, कोई एग्रीमेंट, किसी बात पे सहमति करें आपसी। और तीसरा को बात यह कि उनका ऑब्जेक्ट कॉमन हो, तो कॉमन ऑब्जेक्ट हो। अब जरा हिंदी में आपको रिपीट करता हूं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं, ऊपर क्या था, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। तो चौथा इसके अंदर क्या हुआ, 3 तो ये बताया, अब चौथा आपको हुआ वर्क इलीगल होना चाहिए। वर्क क्या है? कानून के विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून के विपरीत होना चाहिए, अर्थात कोई कार्य अवैध हो, इलीगल हो। मतलब जो हमारी सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है, अगर कोई बात उसके विपरीत नहीं है तो उसकी षड्यंत्र नहीं है। बात ये कि वो अपराध होनी चाहिए। दूसरी, इसके अगला एलिमेंट है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। मान लो वो कार्य इलीगल तो नहीं है, वो कार्य जो कार्य वो कर रहे हैं वो अवैध तो नहीं है, लेकिन इलीगल मीन्स के द्वारा वो किया जाता है। इलीगल मीन्स, वो कार्य वो व्यक्ति इलीगल मीन्स से करते हैं, या तो कार्य इलीगल हो या कार्य इलीगल तो नहीं है, लेकिन जो साधन वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो इलीगल है। अगर वो ऐसे है तो ये बाई इलीगल मीन्स कहता है। और सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हुए, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। जब ये 5 बातों की पूर्ति हो तो कोई कार्य क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, अर्थात षड्यंत्र कहलाएगा। और जैसा कि षड्यंत्र शब्द से आपको क्लियर है कि षड्यंत्र शब्द अपराध के लिए ही यूज होता है। देखिए, अभी हमने यहाँ आपको इससे पहले बताया था क्रिमिनल इंटेंशन
कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, और अब हम चल रहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आपको ये बता दूं कि इन तीनों में बहुत बहुत बारीक अंतर है, कॉमन इंटेंशन में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और कॉमन ऑब्जेक्ट में। ये आपको जैसे जैसे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ये धीरे धीरे इनके अंतर समझ में आएंगे कि क्या है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बारीक अंतर है। कई बार इसमें आदमी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि क्या है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव करेंगे। और मैं एक और सलाह आप को देना चाहूँगा कि आप कभी भी लॉ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशंस हैं, कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ें, अगर नहीं उस पॉइंट पर मिल रही है उच्च न्यायालय को पढ़ें, और समस्त उच्च न्यायालय के द्वारा जो साइटेशंस आती हैं वो आपके मार्गदर्शन करेंगी, आपके दिमाग को ब्रॉडन करेंगे। तो यहाँ मैं दोबारा से इसको अंग्रेजी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पढ़ता हूँ आपको। When two or more persons agree with the common object to do or cause to be done an illegal act, an act which is not illegal by legal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. आगे क्या कहता है कोर्ट, इसको एक्सप्लेन करता है। Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। कहता है परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षों द्वारा नहीं किया जाता। अर्थात कुछ एक्शन के लिए भी कहता है कि कुछ एक्ट, उसका अनुसरण, उस पर पालन किया जाए। सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ, तो वो जो षड्यंत्र हुआ है उसके परसुएंस में कुछ कार्य करने का प्रयत्न भी किया जाए। इट इज ए मैटर वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और merely incidental to the object। यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। अब इसके अंदर क्या सजाओं के प्रावधान है, जरा से इसको समझ लें। जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप समझ रहे हैं तो आपको अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो अबैटमेंट पढ़ाएंगे। अबैटमेंट में जो सजाएं हैं अपराध के लिए, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मुख्य ऑफेंस है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में भी एक अपराध है, जैसे सेक्शन 34 अपने आप में अपराध नहीं है, सेक्शन 34 नहीं, सेक्शन 3(5) कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध नहीं है। कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध नहीं होता, क्योंकि आदमी सिर्फ प्लान किस विचार करता है, मीटिंग करता है, लेकिन जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता कुछ नहीं होता। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट जरूर नहीं है, आप उसके मेंबर होने चाहिए, आप उसके सदस्य होने चाहिए पार्टी को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। आपका घटना स्थल पर मौजूद होना अनिवार्य नहीं है। तो ये दूसरा फैक्ट है इसका कि प्रेजेंस एट स्पॉट जरूरी नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो कॉमन इंटेंशन हमको पहले बता दिया, आपको अपचर कॉमन ऑब्जेक्ट बता दिया, इसीलिए अबैटमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अबैटमेंट भी एक इसका तत्व है जिसको अबैटमेंट को भी समझना चाहिए। तो सजाएं क्या होती है, सजा वही सजा होगी इसके अंदर जो मूल अपराध के लिए, सपोज करो कॉन्स्पिरेसी भारत की सरकार गिराने के लिए है, तो जो सजा भारत की सरकार गिराने के लिए भारतीय दंड संहिता में दी गई है वो जितने साल की भी है, 10 की है, आजीवन कारावास है, डेथ पेनल्टी है, तो वो ही सजा मिलेगी 120 के कोल्ड जिम को। लेकिन उसका क्या है, जरा सा एक्सप्लेन करूंगा।
अगर उसने अर्थात जितनी सजा का केस उसने किया है उतनी सजा उसका चाहे कोई भी मेंबर करता है उस कॉन्स्पिरेसी के, तो सारे मेंबर्स उसी के मुताबिक उस सजा के लायक हो। जरा सा सजा के लिए बारे में जरा सा इन्होंने डिफाइन किया, जरा सा आप सुन लें। जो एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट की जो परिभाषा है, जरा उसको समझ लें, उसको फिर एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। Whoever is a party of criminal conspiracy, ये सजा के लिए, सजा किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, क्या सजा दी जाए उस व्यक्ति को। टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, मृत्यु दंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और रिगरस इम्प्रिजमेंट, सश्रम कठोर दंडादेश फॉर ए टर्म और फिर 2 ईयर 2 साल तक का सजा का केस या ऊपर का, उससे ऊपर का। शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द संहिता और फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सेम ऑफेंस। या ये समझने की कोशिश करें, हिंदी में दोबारा रिपीट करता हूं, जो वो लैंग्वेज पढ़ूंगा जो एक्ट में लिखा है। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के लिए दंड के लिए इस संहिता में कोई एक्सप्लेन अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्पूर्ण किया है। सपोज क्या है, क्या सजा होगी इसमें? अब सजा ये है, यदि आप 2 जनों ने या 10 जनों ने ये कॉन्स्पिरेसी करी कि आपको फला व्यक्ति का कत्ल करना है, एक आदमी उसमें हथियार लेगा, एक आदमी वहां खड़ा होगा, एक आदमी वहां जाएगा, एक आदमी चक्कू का अरेंजमेंट करेगा, एक आदमी गोली का अरेंजमेंट करेगा, तो इसमें कुछ आदमी तो पर्दे में रहेंगे, कुछ आदमी सामने जाएंगे घटना करने के लिए। तो जो घटना स्थल पर जाएंगे और उनमें से कोई सा भी व्यक्ति यदि कत्ल कर देता है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो जो कत्ल के लिए सजा है, कत्ल की सजा कायम है उस सेक्शन 103 में। कत्ल की सजा जो नया एक्ट आया है कत्ल की सजा के लिए, अभी एक मिनट प्लीज होल्ड करें क्योंकि नया एक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें भी। एक 103, तो कत्ल के लिए 103। 103 के अंदर दंडनीय अपराध होगा, अर्थात उसके अंदर अब सजाए क्या है उसमें, या तो सजाए मौत है या आजीवन कारावास है। कत्ल के केस में या तो सजाए मौत है या आजीवन कारावास। तब वो सारे के सारे मेंबर, उनमें से जो मौके पे मौजूद हैं या जो मौके पर मौजूद नहीं है लेकिन उन लोगों ने इस कत्ल की प्लानिंग की थी, इस कत्ल को करने के लिए तैयार हुए थे, इस कत्ल को करने के लिए एग्रीमेंट किया था आपसी, वो सारे के सारे ठीक 103 के मुताबिक ही अपराधी कहलाएंगे और उनको उसी में सजा दी जाए। तो ये तो हुआ इसका पहला, क्लियर होना चाहिए आपको कि इसमें कौन से उसमें सजा दी जाएगी। अगला है साहब, अगला बात बताते। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उस कॉन्स्पिरेसी से अलग कार्य कर देता है, या उस कॉन्स्पिरेसी में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए था। उस कॉन्स्पिरेसी में उस जो एक्ट वो कर रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी तो हमने मान लो किसी काम की करी,
और उस काम की जगह कोई आदमी उससे भिन्न काम कर देता है, अगर कोई आदमी उससे भिन्न काम कर देता है तो उसके लिए भी दंड का प्रोविजन इसमें दिया गया है, अगर वो भिन्न कर दे। जरा सा पढ़े, ये सेक्शन 61 का पार्ट बी है। Whoever is a party of a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। क्या कहता? पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न आपने जो कॉन्स्पिरेसी की गई वो कॉन्स्पिरेसी के तो पार्ट ऑफ है, लेकिन क्या किया आपने, जो अपराध कर दिया, गलती कर दी, वो उससे भिन्न किसी षड्यंत्र में शरीक होगा। षड्यंत्र उससे भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाए। अब ये क्या है? ये अपने आप में एक अलग ऑफेंस भी है। 120 भी अपने आप में ऑफेंस है। आपने कॉन्स्पिरेसी की, सेक्शन 34 अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन 120 भी अपने आप में भी ऑफेंस है। तो हमने आपको बताया, इसके अंदर दोबारा रिपीट करता हूं, 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 पर्सन्स, एक सहमति व्यक्त करें, एग्री हो जाए, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जिस काम को कर रहे जा रहे हैं वो इलीगल होना चाहिए, या यदि वो इलीगल नहीं है तो वो गैर कानूनी साधनों के द्वारा वो कार्य किया जाता है। इसमें जब वो काम हो जाता है तो समस्त लोग, चाहे वो मौके पर मौजूद हों या नहीं, बीइंग ए मेंबर ऑफ ए कॉन्स्पिरेटिंग पार्टी, सभी को वो सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता ने डिसाइड की है। अब डिसाइड की है इसका मतलब ये है, जैसे 120 भी किसी के खिलाफ लगाए तो वो किसी न किसी सेक्शन के साथ लगाया जाता है। मान लो सपोज करो 103 मर्डर के साथ लगाया जाता है तो सबको मर्डर की सजा मिलेगी। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी कोई दूसरा ही अपराध कर देता है जिससे उसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एक उदाहरण देके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लड़का और लड़की हैं, मैंने माँ बाप को सिखा भाई हमारी शादी कब, माँ बाप शादी के तैयार नहीं करते, वो लोग आत्महत्या के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं अपने के, भाई हम दोनों मिलकर आत्महत्या करेंगे। लेकिन क्या होता है कि उन्हें एक अच्छी भावना डेवलप हो जाती है और लेकिन वो जो है फिर आत्महत्या नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये षड्यंत्र है या नहीं है? क्या ये दोषी है या नहीं है? अगर ये केस न्यायालय में लाया जाए तो इसको सिद्ध करना, क्योंकि षड्यंत्र को कोर्ट में सिद्ध करना ही सबसे भारी काम, क्योंकि ये किसी के सामने तो होता नहीं, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा जरा सा ये समझ लें आप। कोर्ट में कैसे सिद्ध करेंगे? डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। क्या कहेंगे? सर्कमस्टांशियल एविडेंस। हिंदी में बता दें, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। दोबारा रिपीट करता हूं, डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस है ऐसी एविडेंस जो जिस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने सुनी हुई है कॉन्स्पिरेसी, किसी व्यक्ति ने इस कॉन्स्पिरेसी को सुना हो, इस प्लानिंग को सुना हो, वो व्यक्ति जब ऐसी एविडेंस न्यायालय में देवे तो वो कहलाएगी डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये ऐसी एविडेंस होती है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से पुलिस कलेक्ट करती है और उस चोरी की पूरी चेन को जोड़ा जाता है। जब वो चेन जुड़ जाती है, अर्थात एक कार्य से दूसरा काम, जैसे सपोज किसी रेलवे स्टेशन पर बम फटा,
तो सबसे पहले पुलिस वहां गई, पुलिस ने चेक किया कि बम फटा, तो बम में ये देखा कि इसके अंदर क्या का इंग्रेडिएंट थे। एफएसएल वालों ने बताया कि इसके अंदर नाइट्रेट था जी, इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था, इसके अंदर स्प्लिंटर्स थे। अब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक करे और सीसीटीवी कैमरे में देखा कि फलाना फलाना आदमी सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा। उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने पूछा भाई तूने ये कहाँ से करा, तो उसने बताया जी मैंने ये बम इस तरीके से बनाया। बोले तेरे कौन कौन व्यक्ति थे, बोले जी मेरा फलाना फलाना साथी था। तो उसके मोबाइल चेक किए, मोबाइल चेक करने में उनकी कॉल्स डिटेल्स उस बम फटने से 10 मिनट पहले और बम फटने के तुरंत बाद वो कॉलें और रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। ये पुलिस इकट्ठा करती है। एक ये तो पुलिस को इकट्ठा करना है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो कॉन्स्पिरेसी को सिद्ध करना कोर्ट में बहुत भारी काम होता है। इससे पुलिस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे सिद्ध करे, और एक वकील पर जिम्मेदारी होती है वो कॉन्स्पिरेसी को कैसे कहे कि कॉन्स्पिरेसी थी ही नहीं। तो दोनों के लिए चैलेंज है, इसमें पुलिस के लिए भी चैलेंज है इस सेक्शन में, और वकील के लिए भी चैलेंज है। देखिए टॉपिक पे तो 2 बातें याद रखें, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब एक उदाहरण इसमें और दे देते हैं हम आपको। तो अब जो है उन लड़का लड़कियों को जो मैंने अभी दिया था 2 लवर्स से, वो आत्महत्या करने जा रहे थे, तो उनको निरपराध नहीं ठहराया जा सकता, उनको निरपराध नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने क्योंकि एग्रीमेंट किया है, इस बात की प्लानिंग की है, यदि एविडेंस मौजूद है फाइल पर तो फिर वो जो है उस जो पार्ट सेकंड है उसमें उनका ऑफेंस जरूर बनेगा। नेक्स्ट है, एक और है, एक और उदाहरण में ए एक लेडी है, बी उसका पति है, सी उसका प्रेमी है। ए के अवैध संबंध सी से हैं। ए को यह पता है कि सी का कत्ल करना जो है, सी का जो कत्ल करना है, सी जो है उसके पति बी का कत्ल करना चाहता है। लेकिन ए क्या करती है, वो बी को नहीं बताती कि उसका कत्ल सी करना चाहता है, बल्कि जिस दिन बी अकेला कहीं जाता है तो सी को बताती है कि उस दिन सी अकेला जाएगा। उस बात का फायदा उठाते हुए बी अकेला जाएगा, सी को बता देती है। उस बात का फायदा उठाते हुए सी बी का कत्ल कर देता है। तो यहां क्या है कि ये दोनों के दोनों कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। लेकिन जो सी है वो इसमें एडल्ट्री का भी पार्ट है, उसके ऊपर एडल्ट्री का ऑफेंस भी लगेगा, क्योंकि वो एडल्ट्री में उस औरत के साथ रह रखता है। उसकी कॉन्स्पिरेसी तो केवल कत्ल करने तक है दोनों की, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए उसमें भी आएगा जो एडल्ट्री में वो रह रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं मैं कहूँ कि बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं लॉ में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हर आदमी एक एफर्ट करता है, और लॉ इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लास्ट तक आजीवन सीखता रहता है लॉ। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इनमें एक व्यू आता है कभी, और 10 साल बाद उसी जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मान्यता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही दिग्गज बुद्धिमान व्यक्ति डिसाइड करते हैं, तो कभी कभी बहुमत का निर्णय भी मान्य होता है। और जब ओवर रूल हो जाती है साइटिंग्स तो कोई बात नहीं, वो न्याय है, व्यवस्था है, तो इसको भी नज़र रखें आप। सुप्रीम कोर्ट को जरूर पढ़ने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट की जो क्या है। एक और उदाहरण देता हूँ आप। एक औरत एक आदमी को लाकर, एक बच्ची को लाकर, नाबालिग बच्ची को लाकर एक कमरे में बंद कर देती है। कमरे में उसका पति है, वहां वो उसका जो पति है वो उस लड़की के साथ बलात्कार कर देगा। लेकिन उस औरत का ये उद्देश्य नहीं था
कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं थी। तो औरत रेप तो कर नहीं सकती, उसका इतना था कि वो ले आएगा, ये लाएगा उसको, तो लेकिन 376 में तो नहीं होगी वो सजा उसको। लेकिन जो उसका पार्ट सेकंड है 120B जो है, उसके लिए वो औरत उत्तरदायी है, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी से भिन्न अपराध है। तो इस तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तेज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ 2004 के आर दिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज हैंड दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर द सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 107 एंड दैट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी under section 120B is in former offense a mere combination of a person or agreement between them is not enough. An act or illegal omission must take place in pursuance of the conspiracy, and in order to the doing of this conspired for in later offense the mere agreement is enough. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस आप इस संबंध में जरूर पढ़ें। वो क्या है, समय समय पर आपको आगाह करेंगी, बताएंगी कि क्या है, और उससे आपको ये कॉन्स्पिरेसी को समझने में महारत हासिल होगी। तो आज कॉन्स्पिरेसी के लिए इतना ही, आगे किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अबेटमेंट पर। तो मैं आपको दोबारा से एक बार बुक करता हूँ। आप अगर भारतीय दंड संहिता को समझना चाहते हैं तो आपको 7 सेक्शन, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसमें एक सेक्शन मैं और पढ़ाऊंगा आज। मैं आपको इनकी हिंदी बताता हूँ या अंग्रेजी में बताता हूँ। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3(5), सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61, अनलॉफुल असेंबली 189, कॉमन ऑब्जेक्ट 190, नेग्लिजेंस ड्राइविंग 281, अटेम्प्ट सेक्शन 62, रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 317। और एक होता है कि अपराधी माल को गायब कर देते हैं, या अब स्क्रीनिंग ऑफेंडर को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेक्शंस जो है 328, 338 सेक्शन भी आपको लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो 238 सेक्शन भी आपको जो इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये इस किताब में जो मेन अपराधों के सेक्शन हैं उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो एक सीरीज एक मैं बनाऊंगा, आपको जो पेश करूँगा 44 उसकी है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको हेल्प करेंगी। तो ये सेक्शन आपको हर जगह मिलेंगे, ज़िंदगी भर जब तक हम काम करेंगे, लॉ से संबंधी या पुलिस में काम करेंगे। इन सेक्शंस के अलावा, इन सेक्शनों के अलावा जो भारतीय दंड संहिता है, जो नई संहिता है, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक सेक्शन हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज के अंदर स्टूडेंट लाइफ में ये आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको पेपर में मिलेंगे। अगर आपने ये याद किए तो आपको पेपर में भी, एग्जामिनेशन में भी आपको इसमें से 100%, अगर 10 क्वेश्चन आपके पेपर में सेट होते हैं तो आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स पर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। नमस्कार।